ओके। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलता है कि द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स -6, 0, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमको पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे चैप्टर सेकेंड में, पॉलिनोमियल में लोग पढ़े थे, कोई भी जैसे ग्राफ हो, सपोज दैट इस तरह ये ग्राफ होगा, ओके। ये अगर कोई भी एक ग्राफ रहेगा, ओके, तो ये ग्राफ जो है y = fx जो है, ये px जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ, अगर ये कोई ग्राफ होगा तो ये ग्राफ x एक्सिस को जितने बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। हम लोग क्लास में ये पढ़ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स इसको कट किया है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज अगर पूछा जाए तो 4 जीरोज होगा। गेट माय पॉइंट। इसके बाद एक बात ये दूसरी, हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर ऑन द x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। मीन्स क्या है कि ये जहाँ पर कट कर रहा है, पहली बात कट जा कर रहा है वो तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोज होगा, वो जीरोज कहलाता है, वो सब जीरोज होगा। जैसे इसमें जो हम लिखे, इस पॉलिनोमियल का अगर, इस ग्राफ का अगर जीरोज पूछा जाए तो 1 2 3 4 होगा। तो ये बात। दूसरी बात क्या है कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट, इफ ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। गेट माय पॉइंट। तो अब इसमें से मेरा दिया हुआ है, जैसे कि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ वो है -6, 0, फिर है 0, -30, फिर है आपका 4, -20, 4, -20 और एक जो लास्ट है वो 6, है आपका 0। तो इसमें से अब देखिए कौन सा, इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट। तो ये जो भी पॉइंट, अभी क्या बोले, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं, ये दोनों इधर लाई करेगा। तो अभी ये -6, 0 और एक 6, 0, ये दोनों जो है एक्स एक्सिस पे है, मतलब ये जीरोज का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तब हमको निकालना फाइंड द जीरोस। तो उसमें जीरोस क्या क्या होगा, यानी कौन सा एक्स एक्सिस का किस वैल्यू पे वाई का जो वैल्यू है वो 0 है। तो एक्स एक्सिस का यानी -6 और 6, तो क्या हो जाएगा, -6 और 6 क्या होगा, इस जो पॉलिनोमियल का होगा उसका क्या हो जाएगा, जो पॉलिनोमियल का वो गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। फिर उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द सिस्टम इक्वेशन इतना इतना इज कांस्टेंट। तो आप देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 3x - ky इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन ये दिया हुआ। दूसरा इक्वेशन है आपका 6x प्लस 10y, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 दिया है। इस दोनों में से हमको बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना फॉर विच द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, है ना। इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोगों को मालूम है अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम लोग पढ़े हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कौन सा कंडीशन में रहता है, अगर उसका ज्योमेट्रिकल कंडीशन बोला जाए तो वो पैरेलल लाइंस होता है ना। पैरेलल लाइंस में, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, इसलिए उसमें जो है सॉल्यूशन नहीं होगा। और उसका अगर अलजेब्रिक हम लोग उसका कंडीशन पढ़े है तो वो हम लोग पढ़े थे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन था। तो हम लोग अब इस पे रखते हैं, इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमको इनकंसिस्टेंट निकालना है। तो a1/a2 दैट मीन्स 3/6, x1 के कोफिशिएंट को a बोला जाता है, y1 के कोफिशिएंट के b1 बोला जाता है, कांस्टेंट c1 है। उसी तरह x2 के कोफिशिएंट को हम लोग बोलेंगे a2 बोलेंगे, y2 के कोफिशिएंट को हम लोग b2 बोलेंगे, कितने में पॉइंट, और इस तरह कांस्टेंट c2। तो a1/a2 यानी 3/6 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका b1/b2 मीन्स -k अपॉन कितना हो जाएगा 10 -k, क्योंकि यहाँ जो मेरा स्टैंडर्ड है ये b मेरा -k होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x प्लस b1y हम लोग पढ़े थे। ओके क्लियर। तो यहाँ पर आपका 10 है, तो इस तरह से आप जब कैंसिल आउट करोगे, जब तो निकालोगे तो -k इज इक्वल टू 3/6 इंटू 10। सो 3 अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, ओके। फिर 3 कैंसिल, ओके। तो दैट इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं क्या कि -k इज इक्वल टू 5, देयरफॉर k इज इक्वल टू -5, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी पे जाएगा, ओके।
इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। ओके, मीन्स कौन सा जो है इसमें फॉल्स है। नंबर 1 बोल रहा है ए नंबर ऑफ द सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ए नंबर ऑफ द सेकेंड्स, यस ये तो सही है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि बहुत सारा कई जो है सेकेंड जो है एक पॉइंट से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पॉइंट से ये सेकेंड, ये या इसी से हम लोग इस तरह से इधर चला जा सकता है, यहाँ जा सकता है ना। तो सेकेंड बोला जाता है कि ऐसा लाइन जो सर्किल को दो किसी सर्किल के किसी भी दो पॉइंट्स के पास करता होगा, है ना, ज्वाइन नहीं कर रहा, उससे क्या इंटरसेक्ट करता पास होता है, उसी को सेकेंड बोला जाता है। तो ये बात सही है कि नंबर ऑफ सेकेंड हम लोग पास कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से। नंबर दूसरा एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। नंबर सेकंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन से, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है स्टेटमेंट उसका, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। ये भी बिल्कुल सही राइट है ना। सिर्फ हम लोग जो एक टेंजेंट जो है हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट पासेस थ्रू द वन पॉइंट, है ना, passes through the one point on the circle, from the circle या on the circle। सर्किल के किसी एक पॉइंट से जो है मेरा टेंजेंट पार होगा। जैसे यहाँ पर से बी है तो सर्कल के किसी एक पॉइंट से मेरा टेंजेंट पार होगा। गेट माय पॉइंट। जैसे ए है ये बी है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास होगा। ठीक है, उसी तरह है ये भी, ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड नंबर में बोल रहा है ए कोड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये भी है सही है, क्या कि एक कोड, जो कोड हम लोग आप लोग किसको बोलते हैं, कोड। जैसे कि ये आपका सर्कल है तो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कोड बोलते हैं। जैसे ये देखो ये यहाँ पर ए है, ये बी है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, कोड बोलेंगे। ए कोड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। ये बात भी सही है। तो अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल, सर्कल के किसी इनसाइड से एक पॉइंट से ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ये रॉन्ग है, ये एब्सोल्युटली, ये एकदम टोटली रॉन्ग है। क्योंकि हम लोग वी नेवर ड्रॉ ए टेंजेंट इनसाइड फ्रॉम इनसाइड ए पॉइंट, इनसाइड ए पॉइंट, है ना। किसी भी सर्कल के इनसाइड से सर्कल के इनसाइड से किसी पॉइंट से हम लोग जो है टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट ड्रॉ जब भी ड्रॉ होगा सर्कल पे तो उसके आउटसाइड से किसी उसी सर्कल के आउटसाइड से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके इनसाइड से, उसके जो सर्कल के इनसाइड से नेवर, कभी भी हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका ट्रू नहीं है, ये रॉन्ग है। ओके, इट इज नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपीज बोलता है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में nth टर्म, जनरल टर्म जो दिया nth टर्म जिसको जनरल टर्म बोलते हैं वो दिया आपका 7n-4। तो हमको कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू वाट, ये हमको निकालना बोल रहा है। तो nth टर्म दिया तो हम लोग फर्स्ट टर्म n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म निकलेगा 7 × 1 -4, 7 1 7 -4 दैट विल गिव 3, है ना। उसी तरह सेकंड टर्म a2 निकालेंगे, a2 निकालेंगे तो 7 n की जगह रखेंगे 2 और -4, तो 7 2 हो जाएगा 14, 14 -4 तो 14 -4 तो हो जाएगा आपका कितना 10। तो a1 हो गया 3, a2 हो गया 10। तो हम लोग को d निकालना, तो कॉमन डिफरेंस d बराबर होगा a2 - a1 दैट इम्प्लाई 10 दैट इज इक्वल टू 10 - 3 दैट विल गिव 7 सेंटीमीटर, 7। तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा वो 7 आएगा। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं आपको, या फिर समटाइम कभी इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूछेगा a9 - a8 इज इक्वल टू वाट। तो कोई बात नहीं, इसमें जब ये है तो इसी से ये आपका जनरल टर्म का एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ, तो इसमें a9 भी निकाल सकते हैं, a8 भी निकाल सकते हैं और उसमें से फिर उसका वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि एक एपी का दिया हुआ है। मेरा पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अच्छा ठीक है, एक तुम्हारा जो राइट सर्कुलर कॉन है आपका, ओके गेटिंग माय पॉइंट, एक तुम्हारा राइट सर्कुलर कॉन है जिसका रेडियस जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, और एक आपका जो है एंड रेडियस एक स्फीयर है, इसका भी आपका जो रेडियस है वो सेम है 5 सेंटीमीटर का, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बोल क्या रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू द, यानी वॉल्यूम ऑफ दोनों का वॉल्यूम सेम है, हम इसको यहाँ लिखते हैं। ओके,
दोनों का वॉल्यूम सेम दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ कॉन, यहाँ पर लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दिया हुआ, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन को हम लोग बोल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, रेडियस दोनों का सेम है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, पाई पाई बहुत सारे कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो यहाँ से इजीली निकल सकता है एच इज इक्वल टू क्या बचेगा 4 और यहाँ आर, तो 4r, 4r कितना दिया हुआ आपका दिया 5, सो 4 5 जो 20 सेंटीमीटर, हैंस द हाइट ऑफ द कोन इज कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन वी हैव टू फाइंड 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो ये भी क्वेश्चन इजी है कि आपका दिया हो कि tan थीटा इज इक्वल टू 5/2, tan थीटा इज इक्वल टू 5/2, देन वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा आपको निकालना है। ओके, यही क्वेश्चन है आपका। तो इसको भी हम लोग 2-3 मेथड से बना सकते हैं। जैसे मेथड फर्स्ट से अगर इसको ऐसा बनाएं तो ये भी सही होगा कि आपका जो है इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें आपका tan थीटा दिया हुआ। मेथड फर्स्ट अगर बात करेंगे तो आपका गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 5/2, tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर दिया, अच्छा 5/2 हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे 4 sin थीटा, मेरे पास क्या है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा ऐसा गिवन है, अपॉन दिया हुआ आपका क्या 4 sin थीटा और माइनस cos थीटा। तो देखिए हमको tan थीटा का वैल्यू गिवन है, ओके, sin और cos का नहीं, तो हम इसको sin cos को तो tan इजीली बना सकते हैं, अगर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, डिवाइड कर दे तो क्या लिखेंगे डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, अगर हम इसको cos थीटा कर दे तो ठीक है, अगर cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो देखो sin थीटा बटे cos थीटा क्या आ जाएगा tan थीटा, हम किस लिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमको tan थीटा का एक्सप्रेशन दिया तो वो हम यूज कर पाए, इसीलिए तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर हम cos थीटा से डिवाइड करें तो sin थीटा बटे cos थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा अपन cos थीटा, सो इजीली हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा दैट मीन्स tan थीटा और cos थीटा बटे cos थीटा 1, फिर वही है 4 इंटू sin थीटा बाई cos थीटा दैट विल गिव tan थीटा और -1। अब इसको पुट कर लो, जो tan थीटा का आपका जो वैल्यू दिया है अब उसमें से डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे 4 tan थीटा का वैल्यू कितना है 5/2, तो 5/2 पुट कर दो -1, फिर 4 है tan थीटा का वैल्यू कितना 5/2 -1, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो +1, ओके, 2 1 2 2 2 4, इसी तरह 2 1 2 2 2 4, सो यहाँ जाएगा 5 2 10 और 1 11, और इधर जाएगा 5 2 8, 5 2 10, 10 -1 दैट विल गिव 9, 11/9 दैट विल गिव द राइट आंसर जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आप चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए, ओके। एक ये मेथड है देन tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू 5/2, यानी sin थीटा के इक्विवेलेंट 5 लिख सकते हैं, cos थीटा के इक्विवेलेंट 2 लिख सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पर पुट कर देते हैं 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन जो है तुम्हारा 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, तो अब इसको इस तरह करते हैं 4 है तो 4 है sin थीटा का वैल्यू जगह क्या रखेंगे sin थीटा की जगह 5 रखेंगे, +1 तो 1, 4 है sin थीटा की जगह क्या लिखेंगे 5 है -1 तो 1, 5 4 जा 20, 20 + 1 20, 5 4 जा 20, यस 5 4 जा 20, 20 120 हो गया, अच्छा लिसन सॉरी 1, यहाँ cos थीटा की जगह 4, यहाँ पर हम लोग 5 रखे ना, cos थीटा की जगह ही हम लोग 2 रखेंगे, सॉरी यहाँ पर भी जो cos थीटा के जगह हम लोग 2 रखेंगे, तो 5 4 जा 20, 20 + 2 कितना आ जाएगा 22, फिर 5 4 जा 20, 20 - 2 तो कितना आ जाएगा 18, दोनों को कैंसिल आउट करो तो 2 11 जा 22 और 2 9 जा 18 दैट विल गिव 11/9, ये 11/9 आ गया, तो आप इसको जो सा अच्छा लगे वो आप प्रिपेयर कर लेना, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका दिया हुआ जैसा कि इन द गिवन फिगर द टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट O, अच्छा ठीक है, तो इस तरह का देखो आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, एक आपका सर्कल है, एक सर्कल आपका गिवन है, उसमें से जो है एक सर्कल आपका गिवन है, उस सर्कल में एक टेंजेंट आपका इस तरह पास होता है, सॉरी सर्कल के एक, यस ये आपका टेंजेंट है, ठीक है, जो कि आपको इस तरह का कुछ है गिवन फिगर है, यहाँ पर Q पॉइंट है, एक इधर है, ये सेंटर आपका है,
यहाँ पर, यहाँ से आप ज्वाइन किए, यहाँ से इस तरह का है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर आपका दिया हुआ टी, यहाँ पर आपका दिया पी। ओके, अभी सिर्फ हमको ये फिगर बना रहे हैं। अब यहाँ पर सेंटर ओ है और ये आपका जो है ये टोटल है, इस तरह गिवन। चलिए, तो क्या गिवन है, बोल रहे क्या कि इफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। टी पी क्यू जो ये वाला एंगल 110 डिग्री दिया, तो क्वेश्चन टेलिंग इज फाइंड एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल निकालना पड़ा, ये वाला पी ओ क्यू एंगल। सो इट्स वेरी इजी, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से सर्कल को ज्वाइन करता है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडियस। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द सर्कल इज नाउ इज सेड टू बी radius, है ना। And we also learned in theorem 10.1 that the radius is perpendicular to the tangent, radius is perpendicular to the tangent। जो radius जो होता है वो रेडियस जो होता है वो सर टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मीन्स ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये वाला, ये देखो, ये रेडियस हुआ क्योंकि इसके सर्कल से आ रहा है, ये इसके सेंटर से आ रहा है, ये रेडियस हुआ, तो यहाँ से ये वाला एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये आपका कौन सा बच गया, ये कितना बच गया 20, क्योंकि टोटल है 110, तो ये 20 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, आप ये देखो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, देखो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल को देखो, ये एक ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 20, ये 20, दोनों ये 20 हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो, टोटल जो एंगल सम प्रॉपर्टी 180, तो 180 माइनस 20, 20 प्लस 20 40, 180 माइनस 40 दैट विल गिव 140। सो आपका आंसर जो होगा आपका 140। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं अभी, है ना, आप इसे कर सकते हैं, सिंस रेडियस हम लोग जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे या परपेंडिकुलर टू, आप लिख सकते हो टी पी, है ना, टेंजेंट के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल जो है आपका ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, टोटल, यानी एंगल टी पी क्यू माइनस एंगल ओ पी टी। तो टी पी क्यू आपका कितना है, 110 डिग्री माइनस ओ पी क्यू कितना, फिर ओ पी टी कितना है आपका, ये 90 होगा, तो 100 माइनस 90 दैट विल गिव 20, ये 20 डिग्री हो गया। अब चल जाना इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ट्रायंगल में चल जाना। ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन राइट एंगल जो है ये ओ पी क्यू प्लस एंगल जो है आपका पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, टोटल मिलके 180 डिग्री होगा। क्यों, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ आपको लिख देना है एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल ओ पी क्यू कितना है, ओ पी क्यू इतना 20 है, तो 20 आप लिख दोगे। एंगल ओ क्यू पी कितना होगा, ये भी 20 होगा, क्योंकि देखो ये तुम्हारा ये और ये दोनों सेम है ना, रेडिया है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होगा उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। एंड वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, है ना, अपोजिट एंगल जो होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का इक्वल होता है। तो ये 20, तो ये भी 20, यानी ओ क्यू पी को भी 20 लिखेंगे। तो हमको एंगल पी ओ क्यू डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, तो 180 डायरेक्टली लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 दैट विल गिव 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लेना। ओके, सो इस तरह इजी क्वेश्चन है ये। आप क्वेश्चन नंबर 7 पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो जीरोस है वो गिवन हैविंग जीरोस आपका कितना दिया हुआ है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -5/2 -5 अंडर रूट -5/2 एंड, है ना, +5/2 अंडर रूट -5/2 और एक दिया फिर अंडर रूट प्लस अंडर रूट 5/2, ये दोनों नंबर ये जीरोस दिया हुआ, तो वी हैव टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग ये पढ़े हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, x² माइनस, है ना, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस, हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इस तरह का फॉर्मूला है ना, x², है ना, x हम लोग इस तरह लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस जो हम लोग इंटू x इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यहाँ पर के कोई कांस्टेंट आएगा, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग का एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो के x² है, यहाँ पर x² माइनस सम ऑफ जीरोस, इन दोनों को ऐड करेंगे
दैट मीन्स एक है आपका 0/5/2 और एक है आपका -5/2 इंटू एक्स है, तो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कितना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक है आपका जीरोस अंडर रूट -5/2 इंटू एक है जीरो आपका अंडर रूट 5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर देखो प्लस माइनस दोनों कैंसिल, तो 0 इंटू एक्स, तो 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 इंटू एक्स ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, तो अंडर रूट में पावर अंडर रूट है तो ये हट जाएगा यानी 5 हो जाएगा, और ये आपका कितना अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 है ना, तो आप लिख सकते हैं यानी ये आपका है 2 आ जाएगा, क्या जाएगा आपका 2। ओके, अंडर रूट 5/2 क्लियर है, अंडर रूट 5/2 में प्लस माइनस माइनस है। अब इसको आगे कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर और -5/2 एंड एक्स स्क्वायर -5/2, तो यहाँ पर के सॉरी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं के इज इक्वल टू, आप इधर अगर ये लीजिएगा तो आ जाएगा 2, तो 2x स्क्वायर -5 गेटिंग, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर ला सकते हैं, k/2 बराबर है आपका 2x स्क्वायर -5। या तो इस तरह क्वेश्चन समटाइम कभी डायरेक्टली ऐसा दे देता है आंसर ये, या फिर थोड़ा सा इसको एलसीएम लेने के बाद जो भी ऑप्शन में दिया रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ही कीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद ये इस तरह आ जा रहा है। तो जहाँ के क्या है, के कोई एक कांस्टेंट है, के क्या आपका कांस्टेंट। अब देखते हैं तो इसमें मेरा ना ऑप्शन, अब देखिए ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में मेरा जो दिया हुआ है वो ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/2x अंडर रूट 5 अंडर रूट 2x दिया हुआ, तो ये तो बी 0 है तो वहाँ पर वो नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड नंबर और थर्ड वाला हो सकता है। डी नंबर में भी बी आपका जो है -2 अंडर रूट 5 दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा, तो या तो बी होगा या फिर सी होगा। तो अब देखते हैं, अब हमको के बारे में सोचना होगा, के एक कांस्टेंट है तो हम क्या रखेंगे कि मेरे पर ये आ जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर के बराबर, अगर मेरा क्या है ऑप्शन में 8x स्क्वायर है तो 15, 8 हम लोग रख देते हैं, के बराबर अगर 8 रख देंगे, के इज इक्वल टू अगर 8 रखेंगे, ये आपको सोच के रखना है, के इज इक्वल टू 8 रखेंगे तो हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 5, तो 8/2 दैट विल 4 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर -5 जब आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, 4 2 आपका कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर -4 5 20। सो देखिए ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में। ओके, आप जो ऑप्शन नंबर सी, कोई बच्चा पूछेगा सर ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं हुआ, आपका 15x स्क्वायर -6 क्यों नहीं हुआ, तो आप बताइए एक्स का कौन सा ऐसे पुट करके रख के बताइए, तो एक कोई भी ऐसा वैल्यू है जो हमको 15x स्क्वायर देगा, नेवर, यह नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। ओके, सम टाइम देखिए कभी कभी ये ना डायरेक्टली इस तरह भी रखता है, इस तरह करके भी हमको दे सकता है, तो ये भी, बट इस तरह मेरे पास ऑप्शन नहीं था इसीलिए हम इसको प्रोसीड किए, फिर हमको ऑप्शन पे मैच करने के लिए हम इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई किए। गेटिंग, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। जैसे कि यहाँ का आपका दिया हुआ आप क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं कि आपका जो एक क्लास इंटरवल है, फिर आपका एक फ्रीक्वेंसी है ना, क्लास इंटरवल है, आपका फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको बोल रहा है क्या, इसमें जो है आपको मीडियम निकालना बोल रहा है क्या, मीडियन क्लास, आपको मीडियन क्लास निकालना, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो पहले हमको मीडियन क्लास फाइंड आउट करना करेंगे तब ना हम लोग अपर लिमिट निकाल पाएंगे। तो क्लास इंटरवल जो दिया आपका 0 से 10 दिया, 10 से 20 दिया, 20 से 30 दिया, फिर 30 से 40 दिया है, ओके, फिर आपका 40 to 50 दिया है, ठीक है। इसमें से जो आपका फ्रीक्वेंसी है 5 है, 9 है, आपका 15 है, फिर आपका 10 है, फिर आपका 6 है, ओके। टोटल जो आप एन निकालेंगे तो वो आपको 45 है। सो आप देखिए आपको मीडियन क्लास निकालने के लिए, आपको मीडियन निकालने के लिए कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐड करके निकालना है, तो 5 है तो 5 है, फिर 5 9 आपका 14 आ जाएगा, फिर 14 15 29 आ जाएगा, 29 और 10 आपका 39 आ जाएगा, 39 और 6 45 आ जाएगा, हेडिंग। तो आप जब इसको कीजिएगा तो आपका जो एन ये 45 पर ये दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना, इक्वल होता है तो आप समझिएगा कि आपका जो CF जो आप निकाले वो राइट है। करेंगे पॉइंट। अब ये जो CF निकालिए तो अब आपको क्या कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n बराबर जब आपका 45 दिया है, therefore n/2 फाइंड आउट कीजिए, n/2 यानी 45/2 दैट मीन्स 22.5, ये आपका आ गया, ओके। सो आपका जो है, आपको जो मीडियन क्लास के लिए जो डिफाइन होता है मीडियन क्लास, उस क्लास मीडियन क्लास होगा जिसका कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी 22.5 से ज़्यादा हो,
उससे ज़्यादा और नियर हो। जैसे उससे ज़्यादा 29 भी है, 39 भी है, 45 सब है, लेकिन जो नियरेस्ट में सबसे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा है आपका 29 और वो सबसे नियरेस्ट है, इससे ज़्यादा तो ये सब अब दूर होता गया। तो इसीलिए इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग क्लास होगा इस कॉन्ग्रेटिव फ्रीक्वेंसी के क्रॉसपॉन्डिंग क्लास को मीडियन क्लास बोलेंगे। देयरफॉर द मीडियन क्लास यहाँ पर अगर कोई पूछेगा मीडियन क्लास तो वो क्या आ जाएगा, 20 to 30 हो जाएगा। अब हमको क्या बोल रहा है कि द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा 30। सो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है क्या कि आपके पास ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल। देखिए एक सर्कल है, इसमें आपका दो कोड्स है, ठीक है, ए बी एंड सी डी, दो कोड है, एक है आपका ए बी एंड सी डी, दो कोड्स इस तरह, ए बी है आपका ए बी और एक और है आपका एक सी डी, ठीक है, ए बी एंड सी डी दो कोड्स, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ये बोल रहा ओ जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेंटर नहीं बोल रहा है, ठीक है। ए बी एंड सी डी आपका दो जो है कोड है, जिसमें आपको क्या बोल रहा है, टू कोड्स ऑफ ए सर्कल। इफ एंगल बी ओ इज बी ओ सी, इफ एंगल बी ओ सी, ये बी है आपका, इफ एंगल बी ओ सी, ये मीन्स ये एंगल, इफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये आपका 80 डिग्री है, 80 डिग्री, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ये दोनों इक्वल दिया हुआ। तो बोल रहा है क्या, देन एंगल ओ डी ए, देन ट्रायंगल ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ बी सी आर, ये दोनों के बारे में हमको कमेंट करने बोल रहा है। एंड है ना, ट्रायंगल ओ डी ए, ट्रायंगल वेयर इज ट्रायंगल ओ डी ए, ओ डी ए ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ डी ए, ट्रायंगल ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ बी सी, है ना, एंड ट्रायंगल ओ बी सी के बारे में क्या करना है, क्लास जो है क्वेश्चन नंबर 10 को बनाना है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है क्या कि ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल, जैसा कि आपको दिखाया गया है। तो बोलता है क्या कि इफ एंगल बी ओ सी, अगर एंगल बी ओ सी ये जो है एंगल बी ओ सी ये आपका 80 दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्या, देन and OA is equal to OD, OA is equal to OD, then ODC, then ODA, then ODA and OBC, ODA and OBC R, ये दोनों के बारे में कमेंट करने वाला है कि ये दोनों क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया है कि एंगल OBC है, एंगल जो है BOC ये 80 डिग्री है, तो ये भी ओबियसली 80 डिग्री होगा, गेटिंग माय पॉइंट, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सिम हमको कमेंट करना है इसके बारे में, गेटिंग माय पॉइंट। तो देखते हैं क्या था, हम लोग इस दोनों ट्रायंगल में देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखो जैसे ये हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, क्लास 9 का एक थ्योरम था कि एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। मतलब क्या कि अगर जैसे मान लो क्या कि यहाँ पर एक आर्क हुआ, यहाँ से एक एंगल बना है ये वाला एंगल, और इसी आर्क से सेम आर्क से ये मान लो यहाँ से यहाँ लगे ए बी एक आर्क है, तो इस आर्क से ही अगर किसी फिर इसी सेम सेगमेंट पे, इसी सेगमेंट पे अगर एंगल बनाएंगे तो ये दोनों एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। इसको बोलते हैं एंगल्स ऑन ए सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना, सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी क्या होता है कि सेम सेगमेंट में जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, गेटिंग माय पॉइंट। सो उसी तरह देखो ये एक, देखो ये वाला, ये एक यहाँ से एक आर्क ले लो, यहाँ से अगर बात करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों भी सेम सेगमेंट, देखो यहाँ से गए हुए ये वाला एंगल और फिर देखो यहाँ से ये वाला एंगल और इसी से इस तरह ये वाला एंगल, तो दोनों एंगल सेम होगा। तो ए क्राइटेरिया से दोनों हम लोग इजीली से सिमिलर कर सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ बी सी, अगर दोनों ट्रायंगल में बात करेंगे, है ना, तो ओ डी ए तो लिख सकते हैं एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, क्यों, एंगल्स ऑन ए सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन ए सेम सेगमेंट, है ना, सेम सेगमेंट का एंगल्स क्या होता है, आर इक्वल होता है, ठीक है। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल, ये एंगल डी ओ या ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी, ए ओ डी बराबर सी ओ बी वर्टिकली अपोजिट, ए ओ डी ये वाला एंगल बराबर एंगल सी ओ बी ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोल सकते हैं,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ओ डी ए सिमिलर ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है, बाय ए क्राइटेरिया, को सिमिलरिटीज, है ना। तो दोनों सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो एक तो हम लोग का बात हो गया कि ये दोनों सिमिलर है, कटिंग पॉइंट ये हम लोग प्रूव कर दिए। अब क्या बोलना है कि ये इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस, उसके बारे में हमको कमेंट करना है, कटिंग पॉइंट। तो देखते हैं, जब ये सिमिलर हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि सिमिलर जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है सेम रेशियो में होता है। तो हम लोग अगर बात करेंगे ओ डी अपॉन ओ डी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ओ डी अपॉन ओ बी, है ना, बराबर आपका अगर हम लोग लिए ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओ ए का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा ओ सी, है ना, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल, है ना, आर, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल जो है वो तुम्हारा जो है वो सेम रेशियो में होता है या प्रोपोर्शनल में होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि हम लोग लिख सकते हैं ओ डी इंटू ओ सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ओ ए इंटू ओ बी, लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए। अब देखो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ओ डी इज इक्वल टू ओ ए, है ना, ओ डी इज इक्वल टू ओ ए, तो दोनों कैंसिल हो गया। तो इसलिए हम लोग बोल तब फिर क्या हो गया, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ओ सी इज इक्वल टू क्या हो गया ओ बी, यानी ओ सी इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा ओ बी। अब देखो यहाँ पर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, है ना, तो ओ सी यानी ये वाला पार्ट बराबर हो गया ये वाला पार्ट, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो मतलब ये भी क्या हो गया आइसोसेलेस हो गया। तो ये तो आइसोसेलेस था, तो ये भी दोनों क्या है आइसोसेलेस। तो हम लोग पहले यहाँ से बोल सकते हैं इससे कि ये सिमिलर है। अब दूसरा बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी, हम लोग देयरफॉर ट्रायंगल ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ बी सी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या है तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा देख लीजिए, सिमिलर भी है आइसोसेलेस भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा नंबर, एक इक्विलेटरल सिमिलर, इक्विलेटरल तो नहीं है क्योंकि दो साइड आपके इक्वल है, करीब में तो ये नहीं होगा। फिर आइसोसेलेस एंड सिमिलर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी नंबर में आएगा, आइसोसेलेस और सिमिलर हो, क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद आगे का देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है कि द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर, देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में ये आपका गिवन है क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको इसका रूट्स निकालना है कि डिस्टिंग वगैरह क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए 1 होगा, बी 1 है और सी इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो डी आप निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो बी यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 1 और सी कितना हो जाएगा माइनस 1, तो 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा कितना 4 और 1 5। तो क्या हो गया डी ग्रेटर देन 0, तो हम लोग पढ़ जाने थे कि डी ग्रेटर देन 0 जब रहेगा तो रूट्स आर क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट बोला जा सकता है, डिस्टिंक्ट, है ना। अब जो जिस ऑप्शन आप में ऑप्शन देख लीजिएगा कैसा दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स में, हम लोग का जो है सेक्शन में फॉर एक्सरसाइज में 4 चैप्टर में हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स में कि अगर डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, इफ डी इज इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और इफ डी लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल, वो इमेजनरी आएगा, कड़ी मैं पॉइंट। तो इसमें आप देख लीजिएगा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन में जाएगा कि रूट्स आर रियल इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर नॉट रियल रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल एंड इक्वल। तो रेशनल है ना, रेशनल है देखो 5 पे, रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, रियल एंड इक्वल नहीं, ये आपका रेशनल आएगा, रूट्स आर है ना डी ग्रेटर देन 0, है ना, डिस्टिंक्ट आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी के ऊपर जाएंगे क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नंबर ए इरेशनल दिया हुआ है एंड डिस्टिंक्ट दिया हुआ है, इरेशनल भी तो इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, और रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, तो हमको फिर एक स्टेप और लगाना पड़ेगा, तो क्योंकि रेशनल इरेशनल दिया है, दोनों ऑप्शन दिया है। तो चलो हम लोग डी जब निकाल लें तो रूट्स निकाल देते हैं, एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, तो क्या आपका आ जाएगा माइनस बी कितना है आपका 1 है, तो 1 डाल रहे हैं प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना 5/2 इंटू 1 ए कितना है आपका 1 है, तो 1। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -1 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, है ना। तो इसको हम लोग सकते हैं यहाँ पर -1 प्लस अंडर रूट 5/2, और क्या लिख सकते हो एक होगा -1 माइनस अंडर रूट 5/2। तो क्या आप लोग सोच सकते हैं रूट्स आर रियल
ये रियल है और इरेशनल नंबर है। क्या तुम्हारा? इरेशनल। तो ऑप्शन नंबर ए में आएगा। ऑप्शन नंबर किस में? ए। ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हो कि इरेशनल नंबर है। क्या आपका? इरेशनल है। रियल है, रियल एंड इक्वल रेशनल एंड ना इरेशनल एंड ऑप्शन नंबर ए। रेडिंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 के पास देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू इतना देन वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ़ थीटा इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री दिया है तो बोल रहा है क्या कि देन वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। 3 tan थीटा यानी 3 tan थीटा की जगह आप रख लीजिएगा 30 डिग्री। तो 3 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3। तो आप इसको बोल सकते हैं 3/√3। 3/√3। तो आप यहाँ से √3 से कैंसिल कर सकते हैं, यानी √3/1। √3/1 या फिर डायरेक्टली दिया है 3/√3 दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13। अरे वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 396/7, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, है ना। सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया TS से मांगा था। तो वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब, है ना। इज इक्वल टू कितना दिया? 396/7। तो यहाँ से आप और हमको निकालने क्या बोल रहा है? हमको निकाल रहा है द सरफेस एरिया, सरफेस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर यानी 3πr²। TS से मांग रहा है। अगर इसका CS से बोलता तो फिर 2πr² होता। गेटिंग माय पॉइंट? 2πr², लेकिन टोटल 3πr² मांग रहा है। गेटिंग। चलो बात करते हैं। 3πr² हमको निकालना है ना। और ये हम मेरे पास दिया तो कोई नहीं, हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। r³ बराबर है आपका 396/7। इधर आपका आ जाएगा तो 2/3। सो इधर 2/3 और 22/7, 22/7। क्लियर है? 22 पाएगा तो 22/7 सबका पुट कर देंगे। 11 2 जा 2 × 2, 11 3 जा 33, 3 कैरी दे रहा है, 11 3 जा 33। तो 33 तो 6 आएगा 66, 11 6 जा 66। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो इधर है 2 तो 18 टाइम्स, फिर 2 तो 9 टाइम्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो इधर आ जाएगा आपका 7 7 कैंसिल, है ना। तो r³ जो हो जाएगा r³ इज इक्वल टू 9 3 जा 27, देयरफॉर r हो जाएगा आपका 3 का क्यूब। r³ इज इक्वल टू 3 का क्यूब आप लिख सकते हैं। r कैंसिल, क्यूब देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना? 3 सेंटीमीटर। तो r जब 3 आपका सेंटीमीटर निकल गया तो आप यहाँ पर TS से निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA ऑफ हेमिस्फीयर। TSA ऑफ हेमिस्फीयर जब निकालिएगा तो TS ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 3πr²। तो आप 3 डालिएगा, पाई 22/7 डालिएगा, r²। r आपका कितना है? r आपका 3 × 3, है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 66 × 3 3 जा 9/7। जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 6 जा 54, 4 कैरी 5 और 6 9 जा 54, 54 और 5 कितना जाएगा? 59, 579/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए कोई ऑप्शन होगा। 594/7, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है क्या? आपको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है क्या? इन ए बैग कंटेंट 24 बॉल्स, 4 are blue, 11 are green and the rest are white. तो one ball is drawn at random, one ball is drawn at random. तो then the probability, अच्छा ठीक है। इन ए बैग contains 24 balls, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो आपका है वो आपका 24 है। ठीक है, टोटल नंबर। उसमें जो आपका रेड बॉल, ये आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो क्या बोलता है? द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज वाइट इन कलर, वाइट। तो आपका इसमें से 4 आर ब्लू है। जो ब्लू कलर का कितना ब्लू जो है वो 4 है आपका। और आपका जो ग्रीन 11 आर ग्रीन, ग्रीन कलर का जो है आपका वो आपका 11 है। एंड द रेस्ट आर वाइट, यानी वाइट जो कलर का कितना हो गया? 11 4 15 हो गया ये। तो रेस्ट जो है यानी 24 - 15 दैट विल गिव आपका 11। आपका कितना बच जाएगा? आपका 9 है ना। 9 जो हो गया ये क्या हो जाएगा? तुम आपका वाइट्स बॉल हो जाएगा। ठीक है, वाइट्स बॉल हो जाएगा।
तो बोल रहा है क्या कि प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज अ वाइट इन कलर, वाइट कलर का, तो प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज वाइट। तो वाइट बॉल, टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितना है आपका 9, और टोटल बॉल्स कितना 9/24, 9/24। सो आप देखिए ऑप्शन 9/24, इसको कैंसिल आउट कीजिए, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, दैट विल गिव 3/8। देखिए तो 3/8 कहीं पर है, 3/8 ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, रेडी मैं पॉइंट, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 14, फिर 15, 16, 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5 इज, है ना, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। हम लोग जानते हैं कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे रहता है ना, तो अगर कोई भी पॉइंट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट, किसके नियरेस्ट में होगा, नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5, -4, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव एक्सिस। -4, हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस प्लस रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव और जो है वाई एक्सिस निगेटिव प्लस माइनस रहता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब क्या बोल रहा है कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5, -4, अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है -4, -5, तो बोलता है क्या एक पॉइंट है जो उसके एक्स एक्सिस पे है, कहाँ पर है उसके एक्स एक्सिस पे, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट, इसके नियरेस्ट में कौन होगा, ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस पे जैसे कौन कौन सा आपका ऑप्शन में दिया हुआ, एक दिया आपका 0,0, ये तो ओरिजिन है, फिर आपका दिया -4,0, सपोज दैट यहाँ पर है -4,0, फिर एक दिया आपका -5,0, -5,0, एक दिया आपका फिर √41,0, इधर आएगा आपका √41 है, यानी आपका 6 यानी 6.7 समथिंग, 6.6 के बाद वाला में आएगा, ठीक है, √41,0, गेटिंग। तो अब यहाँ पर पूरा नियरेस्ट कौन सा होगा, तो देखो ये सब तो दूर है थोड़ा सा, नियरेस्ट सबसे सामने वाला ये -4,0 और एक -5,0। अब इसी दोनों में देखो, अगर ये -4,5 है तो उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, और -4,5 ये यहाँ से यहाँ बोल रहा है, तो ये नहीं, ये डिस्टेंस जो है इससे ज़्यादा होगा, गेटिंग माय पॉइंट। और हमको पूछ रहा है नियरेस्ट, सो द राइट आंसर विल बी क्या आ जाएगा -4,0, -4,0, दिस विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, किसी भी डाटा का मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन देता है, तो जिस ऑप्शन में दिया नंबर 1 मीडियन, ये सही है, मीडियन मिडिल मोस्ट है, मीन तो वो एवरेज है, रेंज वो रेंज जो होता है वो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस को बोला जाता है मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो द राइट आंसर विल भी होगा आपका मीडियन। मीडियन जो है ये किसी भी डाटा का जो मिडिल मोस्ट नंबर देता है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को बताता है, गेट माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। 17 में बोल रहा है ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इन द रेशियो इतना एंड द पॉइंट इज, अच्छा ठीक है, हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे ना, हम लोग क्या पढ़े थे, सेक्शन फॉर्मूला, गेटिंग माय पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोगों को पढ़ा है कि वो जो डिवीजन पॉइंट है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन पॉइंट, उसका जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसका फॉर्मूला पढ़े थे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर y कोऑर्डिनेट था m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये हम लोग सेक्शन फॉर्मूला था। आप इधर अगर यहाँ m2 लिख रहे हो तो यहाँ y1, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि दोनों में जो है एक अगर 1 है तो दूसरा जो है वो आपका 2 लेना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर ये नेसेसरी नहीं है कि हम m1y2 लिखे, तो यहाँ पर हम m2y1 भी लिख सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो इसी फॉर्मूला में आपको रखना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 आपका यही क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो है क्या है कि एक पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना, है ना, ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इन द रेशियो 1:2। देखो एक पॉइंट है जो एक इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बन रहा है, एक पॉइंट है आपका 2, -3 और एक पॉइंट है आपका बी जो है वो 5, 6, इस दोनों को ज्वाइन करके जो एक लाइन बना रहा है, ये एक लाइन बना रहा है, इसको ना एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है,
तो मान लो वो पॉइंट पी है जो इसको एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे डिवाइड करेगा तो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी पॉइंट जो है अगर एक्स एक्सिस पे ऑन द एक्स एक्सिस पे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0 क्या जाएगा तुम्हारा x, 0 है ना, x, 0। तो आप हमको बोल रहा है क्या इन द रेशियो 1:2, जो रेशियो लिखा है 1:2 में, यानी m1 आप लेट कर सकते हैं m1 1 और m2 क्या कर सकते हैं m2 1:2, यानी 2:2 दिया ना, हाँ तो 2 m1 1 आपका हो जाएगा और m2 आपका क्या जाएगा 2। तो अब बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूला में आप रख पुट कर दीजिए, आपका निकल जाएगा इजीली। तो आपको कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p अगर नाम लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p या रिक्वायर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं m1 x2, डायरेक्ट फॉर्मूला डालते हैं m1 x2, तो m1 आपका है 1 इंटू x2 है आपका 5, तो लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1, यानी 2 इंटू x1 आपका हो जाएगा 2 बाई m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 2। फिर एक आपका m1 y2, तो m1 हो जाएगा आपका 1 और y2 आपका कितना हो जाएगा, इधर है 5,6, तो आप लिख सकते हैं 6 प्लस m2 y1, तो m2 कितना है 2 और y1 आपका कितना है, y1 है -3, y1 आपका कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 2। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए। अब ये सिंस ये x एक्सिस पे है तो हम लिख सकते हैं x, 0 बराबर, आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 5 5 और 2 2 4, तो 5 और 4 9 9 बाई हम 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 6 1 6 और इधर हो जाएगा 3 2 -6, तो -6 प्लस 0 और 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0। देखिए यहाँ पर भी है ना वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यानी x बराबर क्या हो गया आपका 3 1 3 3 3 9, तो x बराबर आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू x के जगह पर क्या हो जाएगा 3, हैंस उस पॉइंट का जो रिक्वायर्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या जाएगा आपका 3, 0, क्या जाएगा आपका 3, 0। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए 3, 0 कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। आप जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 18 क्या बोल रहा है, ए कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड है। अच्छा, रेड फेस कार्ड, तो देखिए हम लोग को मालूम है कि टोटल प्लेइंग कार्ड 52 होता है, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 26 रेड में आता है, 26 जो आता है आपका वो ब्लैक में आता है, फिर 26 को 2 ग्रुप में 13 13 का किया जाता है, ये 13 3 का 13 ब्लैक फिर 13 ये। तो हमको आर एवरी ईच ग्रुप में हम लोग को मालूम है 13 जो कार्ड्स होता है उसमें एक होता है आपका किंग होता है, दूसरा आपका क्वीन होता है, तीसरा आपका जेक होता है। तो इस तीनों को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, इसलिए फेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि कार्ड पे इसका जो कोई चित्र बना रहा था, उसका कोई जो है फिगर बना रहा था, इसीलिए ओके, कोई उसका ड्राइंग बना रहा था। तो ये आपका 3 फेस कार्ड हुआ, तो रेड में हमको बोल रहा फेस कार्ड, तो इधर का 3 और इस ग्रुप का फिर 3, क्योंकि देखिए ये दोनों तो रेडी में ना आ रहा भाई, तो इधर का 3 और 3 कितना हो गया, टोटल 6 हो गया, तो 6 आपका रेड का हो गया। तो अगर रेड फेस कार्ड बोला जा सकता है, तो टोटल अगर हमको पूछे, टोटल जो है रेड फेस कार्ड अगर पूछे, तो टोटल रेड फेस कार्ड कितना आपका, फेस कार्ड्स जो है वो आपका 6 है और टोटल का 52 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, अगर इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकाला जाए प्रोबेबिलिटी, तो कितना है आपका 6 बाई टोटल कितना हो जाएगा 52, कैंसिल आउट कीजिए, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, दैट मीन्स 3/26। आप चेक कीजिए 3/26 कोई ऑप्शन नहीं आएगा, 3/26 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। 2 ही होगा ना, है ना, एज कॉमन फैक्टर जो होगा SCF, द SCF ऑफ 2 consecutive even natural number, सॉरी द SCF ऑफ 2 consecutive even natural number। अच्छा, नेचुरल नंबर बोला है, तो जैसे आप मान लीजिए 2 ले लिए, फिर अगला जो आएगा इसका 4 आएगा, तो इस दोनों का SCF तो 2 ही आएगा, है ना, नेचुरल नंबर। जैसे आप 4 ले लिए तो अगला आप 6 लीजिएगा, तो इस दोनों का जो SCF आएगा वो 2 ही आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों का वो 2 ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इवन नंबर जो है डिविजिबल भी होता है 2 से, तो कौन सा वो डिवाइडर क्या है उसका 2, में पॉइंट, तो इसलिए कॉमन फैक्टर क्या होगा 2। तो ये पहला असर्शन जो है वो असर्शन मेरा सही है, ठीक है, असर्शन जो वो सही है। अब हम लोग रीजन के पास जाते हैं, देखते क्या बोलता है, फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सा ऑप्शन। रीजन में बोल रहा है इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, बात सही है, बात सही बोल रहा है कि इवन नेचुरल नंबर कोई भी है, 6 है 8 है, कोई भी इवन नेचुरल नंबर है, इवन है तो यानी मतलब 2 से डिविजिबल है, तो वही तो बोल रहा है, सही तो बोल रहा है रीजन। तो इसका एक्सप्लेन अभी तो हम बोले थे आपको भी क्या कि
HCF 2 है, इसका मतलब क्या डिविजिबल हो जा रहा है जो 2 से, इसका दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी डिवाइजर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जा सकता है, डिवाइजर जो है वो 2 है। और वही बात बोल रहा है रीजन में क्या कि वही बात बोल रहा है रीजन में कि इवन नेचुरल नंबर है डिविजिबल बाई 2, कि कोई भी जो इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, तो सही तो बोल रहा है क्योंकि 2 से डिविजिबल है कोई इवन नेचुरल नंबर, इसीलिए जो है कोई भी इवन नेचुरल नंबर का HCF जो होगा 2 होगा। ठीक है, ये सही बोल रहा है। वन मोर टाइम, क्योंकि 2 से डिविजल हो रहा है, कोई भी जो इवन नेचुरल नंबर है वो 2 से डिविजल है तब वो इवन है ना, तो 2 से डिविजल हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कोई भी इवन नेचुरल नंबर का जो HCF होगा वो 2 होगा। तो ये करेक्ट, ए भी सही असर्शन और रीजन भी उसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए जाएगा। गेट माय पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के पास हम आते हैं। 20 में क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ एंड एंगल इज डबल देन द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर रिमेन्स द सेम। अच्छा देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ ए सेक्टर इज ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ, चलिए इसको समझिए। if the radius of a sector of a circle is reduced to its half and angle is double then the perimeter of the sector remain the same। चेक कर लेते हैं perimeter of the sector। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसको सेक्टर जो है वो बनाते हैं, है ना। सेक्टर जो है हम लोग को मालूम है, सेक्टर क्या होता है, हम लोग क्लास में पढ़े हैं। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जो होता है द एरिया इनक्लोज बाय द रेडियाई, है ना, क्रॉसपोंडिंग रेडियाई और प्लस उसका जो क्रॉसपोंडिंग आर्क, है ना। आर्क और रेडियाई से जो एरिया इनक्लोज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, हम लोग इसको पढ़े हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो है ये यहाँ से यहाँ ये सोच ये आर्क हो गया और ये रेडियस है। ठीक है, तो इससे जो ये सेक्टर बना, ये क्या बना, सेक्टर। तो मान लो ये रेडियस आर है, इसका आर है, तो पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर का पहले बोल सकते हैं, तो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का पेरीमीटर हम लोग इसका हम लोग निकाल के देखते हैं तो क्या होता है, तो ये मेरा हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। ये आप यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्या कि द लेंथ ऑफ द आर्क, पेरीमीटर में क्या जाएगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये और ये, तो लेंथ ऑफ द आर्क हम लोग क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या है आपका θ/360 इंटू आपका 2πr, ये हो गया। और प्लस ये तो यहाँ तक का, यहाँ से तक का लेंथ हो गया, फिर ये प्लस एक आर है, ये एक आर प्लस आर कितना होगा 2r। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यानी आप हम लोग इसको कर सकते हैं ना कि 2 से तो 180, दैट मीन्स θπr/180 प्लस 2r। ठीक है, ये मेरा अभी है ना, जो ये मेरा जो है नॉर्मल है, ये मतलब अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रेडियस, ये वो पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, ठीक, बोलता है इफ द रेडियस ऑफ ए सेक्टर इज रिड्यूस टू इट्स हाफ एंड एंगल इज डबल देन द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर रिमेन्स द सेम। करके देखते हैं। अगर बोलता है क्वेश्चन बोलता है इफ रेडियस, मान लो न्यू आर, रेडियस को हम आर से लिखते हैं, ये आर जो है रिड्यूस टू हाफ, पहले वाले से हाफ हो गया, एंड मान लो इसको थीटा डेस लिखते हैं, ये थीटा जो है पहले वाला थीटा का ट्वाइस हो गया, कोई बोला एंगल इज डबल, इसको मान लो ये वाला थीटा है ना, सेक्टर एंगल क्या है थीटा। तो अब हमको निकालने बोला, तो देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है, फिर हम लोग कमेंट करेंगे कि सही है गलत है। पेरीमीटर बराबर कितना होगा, θ/360 इंटू 2πr प्लस क्या तुम्हारा 2r। ठीक है, अब रखते हैं थीटा डेस, है ना, यहाँ पर हम लोग इस आर को हम लोग कैपिटल आर रखेंगे, अभी हम लोग बात किए थे। तो थीटा डेस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2θ/360 इंटू 2πr, इस आर की जगह क्या लिखेंगे r/2 प्लस 2, फिर इस आर की जगह हम क्या लिखेंगे 2r, है ना, तो इस आर की जगह क्या लिखेंगे फिर r/2। गेट माय पॉइंट। तब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपका 2θ है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 180 हो जाएगा, 2 कैंसिल, मीन्स क्या हो गया θπr/180 और प्लस 2 कैंसिल, तो r क्या r। तो अब देखिए क्या ये दोनों सेम लग रहा है, ये θπr/180 लेकिन यहाँ 2r है और यहाँ पर मेरा क्या है r है, क्या मेरा r है, तो ये मेरा क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। और ये बोल दिया कि रिमेन्स द सेम, बोलता सेम रहना चाहिए, बट ये सेम नहीं है, दोनों डिफर है, क्या दोनों डिफर है। तो गेट माय पॉइंट, तो दोनों क्या है डिफर है, अलग अलग है। तो ये पहला ही मेरा यानी असर्शन ही मेरा रॉन्ग होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। राइट आंसर भी तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे हम इसको, बट इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, रीजन को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, रीजन में क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ एन आर, देखिएगा रीजन सही होगा, द लेंथ ऑफ एन आर सबटेंडेड इन थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस इज, हाँ तो सही तो बोलता है, लेंथ ऑफ द आर्क हम लोग तो 10 में पढ़े हैं, θ/360 इंटू 2πr,
उसी को वो इस तरह लिख दिया है 180 हो गया, यानी थीटा पाई आर बाई 180। तो ये तो बिल्कुल सही है, रीजन तो सही है, बट एक्सेप्शन ही रॉन्ग है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी में आएगा। एग्री माय पॉइंट? तो ये ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो होपफुली दोस्त बच्चा कि आपका 10-20 नंबर तक जितना भी MCQ क्वेश्चन था ये सारा अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो थैंक यू।